फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 29 में प्रश्न नंबर 131 तक पढ़ा था, जिसमें जल संरक्षण क्यों आवश्यक है ये बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 30 में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर के इस प्रश्न पत्र के सीरीज में, लघु उत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पे जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 132। फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा पढ़ा दिया है, सीरीज भी और प्रीवियस ईयर भी, और पूरा क्वेश्चन बुक से भी मैंने वहाँ पे कराए हैं। तो जाके आप लोग को एक भी प्रश्न बचेगा नहीं जो आपको एग्जाम में न आए। 132। रूसो ने शिक्षण विधि के किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो रूसो ने शिक्षण विधि के उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन पर आज की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निर्भर है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं: निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, ठीक है, निरीक्षण लर्निंग थ्रू इंस्पेक्शन, लर्निंग थ्रू रिसर्च या अन्वेषण, ठीक है, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना। आप देखेंगे जो भी आज का शिक्षा पद्धति है इन्हीं सिद्धांतों पर निर्भर है, निरीक्षण द्वारा और अन्वेषण द्वारा। उसके बाद प्रयोग द्वारा सीखना, उसके बाद करके सीखना। नेक्स्ट प्रश्न 133 देखिए। प्रश्न नंबर 133 क्या है? रूसो की अनुशासन के विषय में क्या धारणा है? तो रूसो प्रकृतिवादी रहे हैं। अनुशासन में भी उन्होंने प्रकृति को महत्व दिया है। वे बालक की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। वह बच्चे पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं चाहता है। उसे प्राकृतिक परिणामों द्वारा उसे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में भी विश्वास है। इस प्रकार रूसो ने अनुशासन के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन का सिद्धांत। ये देखेंगे, पहला ये हो जाएगा स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा क्या हो जाएगा प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। देखिए रूसो क्या है, एक प्रकृतिवादी है, ये याद रखेंगे। उन्होंने प्रकृति को महत्व दिया है, बालक की स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं, और किसी भी बालक पर बाह्य नियंत्रण का नहीं होना चाहिए प्रभाव, और प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत पर उन्होंने क्या विश्वास किया है। और दो सिद्धांत दिया है, पहला हो जाएगा आपका ये स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न 134। प्रश्न नंबर 134 का ड्यूवी के शैक्षिक उद्देश्य क्या थे? तो जॉन ड्यूवी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित नहीं मानते हैं, ठीक है। जॉन ड्यूवी ये नहीं मानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य पहले ही निर्धारित किया जाए। उनका मानना था कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित कोई भी उद्देश्य देश काल एवं परिस्थितियों में सभी बालकों हेतु उचित एवं उपयोगी नहीं हो सकते, ठीक है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य काल में किसी भी परिस्थिति में बालकों के लिए उचित एवं उपयोगी नहीं होता है। फिर भी डीवी ने शिक्षा के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों को निर्धारित किया है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्यों को निर्धारित किया है? तो पहला देखिए, बालक का सर्वांगीण विकास, जिसे बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। डीवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है, यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जिससे वह समाज में भावी जीवन में समायोजन कर सके। दूसरा क्या हो जाएगा, बालक का महत्व होना चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में बालक को विशेष महत्व दिया है। उनका मत है कि बालक अपने मूल्यों एवं आदर्शों का स्वयं निर्माण करता है। इसके लिए शिक्षा को उन परिस्थितियों का सृजन करना है जिसमें मनुष्य या बालक अपने आदर्शों एवं मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सके। थर्ड देखिए, गतिशील निर्देशन, डायनेमिक गाइडेंस। प्रयोजनवादी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक को गतिशील बनाना भी है ताकि वह स्वयं उचित दिशा में प्रगति कर सके। चौथा, बालक का सामाजिक विकास।
सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। प्रयोजनवादी शिक्षा का एक उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना मानते हैं, ताकि बालक समाज के साथ समायोजन कर सके और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हो जाएंगे: बालक का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड, डायनेमिक गाइडेंस होना चाहिए, और सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों का सामाजिक विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 135वां प्रश्न। तो 135वां प्रश्न पढ़िए, लघु उत्तरीय प्रश्न। लैंगिक असमानता, जेंडर इन इक्वालिटी से क्या अभिप्राय है? शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ किस प्रकार विकसित की जा सकती है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से कैसे आप मेल फीमेल और जो भी आप जेंडर हैं उनमें कैसे समरसता और एक दूसरे के प्रति क्या बना सकते हैं, समानता ला सकते हैं, कैसे विकसित होगा ये चीजें। तो लैंगिक असमानता से अभिप्राय, लैंगिक असमानता से अभिप्राय जेंडर इन इक्वालिटी, यानी कि असमानता, यानी कि भेदभाव होगा। लैंगिक यानी कि लिंग के आधार पर असमानता होगी, लिंग के आधार पर भेदभाव अथवा असमानता से है। शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ उत्पन्न की जा सकती है। संविधान में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धनी हो या निर्धन, किसी भी जाति का, किसी भी प्रदेश का क्यों न हो, तथा कोई भाषा बोलने वाला स्त्री हो या पुरुष, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे कि शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ कैसे बढ़ेगी। हमारा संविधान भी इस पे जोर देता है। समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त करने हेतु सभी बच्चों को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा द्वारा बालकों में समानता की भावना का विकास कैसे किया जाए। लैंगिक भेदभाव दूर करने हेतु अभिभावकों को भी शिक्षित किया जा सकता है कि वे बेटी एवं बेटे में भेदभाव न करें तथा दोनों के साथ समानता का व्यवहार करें। ये क्या हो जाएगा आपका, लैंगिक असमानता से अभिप्राय और लैंगिक समानता के प्रति कैसे समझ विकसित होगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 136 देखिए। प्रश्न नंबर 136 क्या है? किंडरगार्टन से क्या आशय है, यानी कि किंडरगार्टन केजी, किंडरगार्टन से आशय, मीनिंग ऑफ किंडरगार्टन। फ्राबेल अपनी शिक्षा संस्था को किंडरगार्टन के नाम से पुकारता है। किंडरगार्टेन जर्मन भाषा का शब्द है। केजी क्या है? ये एक क्या है, जर्मन भाषा है। क्या है? जर्मन भाषा है, जो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। किंडर अर्थात बालक और गार्टेन अर्थात उद्यान। इस प्रकार फ्राबेल ने पौधे की तुलना बालक से तथा शिक्षक की तुलना माली से तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से की है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधे की देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता करता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। तो किंडरगार्टन से अभिप्राय आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 137, 137 क्या है? 137 देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य, एम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। अतीत काल से ही मानव ने जागरूक रहकर अपनी वाक शक्ति का व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य, समुदाय तथा समुदाय के मध्य, संतति और संतति के मध्य
अपने व्यवहारिक अनुभव भंडार का संचार करने के हेतु उपयोग किया है। अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो अतीत काल से ही क्या है, मानव ने जागरूक रहकर अपनी वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति का व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य, दो लोगों के मध्य हो गया, ठीक है। उसके बाद समुदाय समुदाय के बीच में होने लगा। उसके बाद संतति यानी कि जो भी संतानें हुई उसके मध्य होने लगा। वाक शक्ति की बात हो रही है, बोलने की शक्ति, और अपने व्यवहारिक अनुभव का भंडार संचार करने हेतु उपयोग किया। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य, पहला, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने से क्या होगा, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य प्राप्ति होगी। शारीरिक विकास का उद्देश्य, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। पांचवा, सामाजिक कुशलता का विकास का उद्देश्य। छठवां, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। सातवां, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। आठवां, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता के विकास का उद्देश्य। नौवां देखिए, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का विकास का उद्देश्य। वातावरणीय या सामाजिक समायोजन कौशल विकास का उद्देश्य। या 11वां, ज्ञानार्जन का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 138 देखिए। प्रश्न नंबर 138, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या आशय है। शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, शैक्षिक समानता का वास्तविक अर्थ है समस्त छात्रों को ऐसा शैक्षिक अनुभव मिलना जो कुछ समान लक्ष्यों व विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हों। अर्थात शैक्षिक समानता विद्यालयी अध्ययन के लाभों का समान न्यायसंगत वितरण है। यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि समानता से तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को प्रासंगिक बनाना है। साथ ही समानता का आशय राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, भाषा एवं प्रांतीयता, धर्म आदि के बीच भेदभाव न करने से भी है। अतः शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय यह है कि सभी को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थितियों के अनुरूप अवसर प्राप्त हों। ये क्या हो जाएगा, शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 139। प्रश्न नंबर 139 क्या है, शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण लिखिए। यानी कि शिक्षा में जो भेदभाव है, असमानता है, गरीबी अमीरी है, जो गरीब है नहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या अमीर बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, या शैक्षिक अवसरों की ये असमानता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, इसके क्या कारण है। तो कॉजेज ऑफ इन इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, शैक्षिक अवसरों की असमानता क्या जाएगा, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कॉजेज मतलब कारण, ऑफ इनइक्वालिटी यानी कि असमानता के कारण। चलिए, शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण हम लोग पढ़ते हैं। तो हम विभिन्न वर्गों के लोगों, विभिन्न वर्ग मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में समानता स्थापित करके अधिक अच्छे पुरस्कार की प्राप्ति के लिए समाज के लोगों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की सुदृढ़ नींव रख सकते हैं। सक्रिय व सफल समता संवर्धन प्रयासों, सक्रिय होनी चाहिए, और सफल समता संवर्धन यानी कि एकता, समता मतलब समानता मतलब बढ़ाने वाली, यानी कि एक्टिव भी होना चाहिए और सक्सेसफुल भी हो, और वो शिक्षा का जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें हम लोग समता, इक्वलिटी हो, इक्वलिटी के साथ साथ संवर्धन यानी कि वृद्धि हो, यानी कि अच्छी प्रकार से वृद्धि हो। प्रयासों हेतु शैक्षिक असमानता के कारकों का अध्ययन आवश्यक है। ये कारक निम्नवत हैं।
पहला क्या हो जाएगा, निर्धनता। ठीक है, जो निर्धन है उनको क्या, उन्हें शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ने हमारे संविधान में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है 14 वर्ष के बालकों तो। शैक्षिक गुणवत्ता के स्तरीकृत प्रावधान, शैक्षिक गुणवत्ता के स्तरीकृत प्रावधान, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, शिक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता। ठीक है, बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं क्या है, कमी है, अनुपलब्धता है। पांचवा क्या हो जाएगा, शारीरिक दोष। क्या हो जाएगा ये, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी। जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी होते हैं वो भी क्या होते हैं, थोड़ा सा उनको शैक्षिक अवसर की समानता नहीं मिल पाती है। इस प्रकार निर्धनता हो जाएगा, शैक्षिक गुणवत्ता के स्तरीकृत प्रावधान हो जाएंगे, सामाजिक सोशियो कल्चरल फैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सोशियो कल्चरल मतलब कुछ सामाजिक और कुछ उसके कल्चर, हर एक धर्म जाति में क्या है, कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिससे क्या होते हैं, बच्चे और बालक क्या होते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता हो जाती है, स्कूल कॉलेज नहीं रहते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में, या कुछ बच्चों को शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जन्मजात होते हैं और कुछ जन्म के उपरांत होते हैं। प्रश्न नंबर 139 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 140 देखिए। प्रश्न नंबर 140 क्या है, परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्यों? ये तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी लिखे हैं, बना के लिख सकते हैं। तो बालक जन्म के बाद सर्वप्रथम अपने परिवार में संपर्क में ही आता है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला एवं माँ को उसकी प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा परिवार से प्रारंभ करता है तथा इसी संस्था में रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें उन सभी मानवीय गुणों का विकास होता जाता है जिनकी आवश्यकता उसे आगे चलकर एक सुयोग्य एवं सच्चरित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। बालक को बनाने एवं बिगाड़ने का दायित्व भी परिवार का ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 141 देखिए। प्रश्न नंबर 141 क्या है, विद्यालय के औपचारिक कार्य बताइए, यानी कि विद्यालय के क्या औपचारिक कार्य हैं। तो विद्यालय के निम्नलिखित औपचारिक कार्य हैं, बालकों का मानसिक विकास करना, पहला क्या है विद्यालय का कार्य, बालकों का मानसिक विकास करना, संस्कृति का संरक्षण यानी कि कल्चर का संरक्षण करना, हमारे देश का, भारत का जो कल्चर है उसका संरक्षण करना, ये किसी भी देश का हो सकता है, संस्कृति का संरक्षण, और अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करना, जो हमारी कल्चर है उसको क्या करना, अगली पीढ़ी की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्या करें हम लोग हस्तांतरण करें। सामाजिक भावना का विकास करेंगे, चरित्र निर्माण करेंगे, नेतृत्व के गुण प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सब क्या विद्यालय के औपचारिक कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 142, विद्यालय के अनौपचारिक कार्य क्या हैं। तो विद्यालय के अनौपचारिक कार्यों की सूची निश्चित नहीं है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, खेल कूद, एनसीसी, एनएसएस, ये सब क्या हो जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्यक्रम, रचनात्मक शक्ति का विकास आदि वे समस्त कार्य आ जाते हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। यानी कि अनौपचारिक कार्य मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी बालक का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास हो वो अनौपचारिक कार्य में आ जाएगा, जिसमें शारीरिक विकास, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, रचनात्मक शक्ति का कार्य विकास आदि, ये सब क्या हो जाएगा, अनौपचारिक कार्य विद्यालय के। नेक्स्ट प्रश्न 143। प्रश्न नंबर 143 क्या है, जन संचार साधनों से क्या अभिप्राय है। तो जन संचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरणों से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार के साधन अथवा माध्यम हैं रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 144 देखिए। प्रश्न नंबर 144 क्या है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं।
तो सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक जीवन शैली और समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, समाज की जो जीवन शैली है लोगों की वो बदल जाए या समाज की संरचना बदल जाए तो क्या देगी, सामाजिक परिवर्तन। लेकिन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग अर्थ बताए हैं। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, किंग्सले डेविस की पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है, सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना अथवा ढांचे में हुआ करते हैं। ये क्या है, किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना अथवा ढांचे में हुआ करते हैं। सामाजिक संरचना अथवा ढांचा में जो भी परिवर्तन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन। ये बात किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है। नेक्स्ट प्रश्न 145, प्रश्न नंबर 145 का, सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो सांस्कृतिक जड़ता, यानी कि सांस्कृतिक मूर्खता, या ये क्या बोलते हैं, परंपरागत जो रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही है उसकी बात हो रही है कि जो सांस्कृतिक जड़ता होती है। निहित स्वार्थ होता है, नवीनता का भय होता है लोगों में, इसी सामाजिक परिवर्तन नहीं होने देते हैं लोग। किसी भी मुद्दा पे बात कर सकते हैं आप लोग। सांस्कृतिक जड़ता मतलब कोई भी मुद्दा हो उसमें परिवर्तन नहीं लाने देना चाहता समाज। क्यों नहीं लाने देता है, क्योंकि सांस्कृतिक जड़ता होती है कि ये हमारे एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये हमारे पूर्वज कह दिए हैं तो यही होगा। निहित स्वार्थ होता है लोगों का, समाज का, इसमें नवीनता का भय होता है, डरते हैं कि अगर इसमें परिवर्तन होगा तो क्या होगा। पृथकता की मात्रा होती है, यानी कि क्या होती है, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ लोग क्या कहते हैं, बहुल मतलब अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं उसको, उससे सामाजिक परिवर्तन को पक्ष में नहीं होते हैं। तो ये पृथकता की मात्रा हो गई। प्रश्न नंबर 146 हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।